जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो हमारी मशीन चल रही थी वो चल रही थी डीसी मशीन। और डीसी मशीन में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए जो कि पर डे एक टॉपिक के नाम से लेक्चर आया। पहला था वर्किंग ऑफ डीसी मशीन जिसमें हमने जनरेटर और मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताया, टाइप्स बताए। उसके बाद एक लेक्चर हुआ जिसमें हमने न्यूमेरिकल बताया डीसी जनरेटर के। फिर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का तरीका, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है ये मैंने बताया। और लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था कम्यूटेशन या कम्यूटेटर का क्या काम है मशीन में, वो हमने बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ, ग्राफ बिटवीन टू डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी कहिए या वेरिएबल कहिए, जो वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं उनके बीच में जो ग्राफ बनता है उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर में हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। और खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में, मतलब कौन सी जो दो वेरिएबल हैं डिपेंडेंट, वो कौन से दो वेरिएबल हैं जिनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की जाती है। पहला है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। कर्व या मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और तीसरी है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल को ही लोड कैरेक्टरिस्टिक या लोड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, तीनों जनरेटर में होती हैं, मोटर में नहीं होती। और किसके किसके बीच में होती है वो जान लीजिए। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक वो है जब आपके पास टर्मिनल ओपन है, लोड नहीं है। जब लोड नहीं है तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होगी। कौन सी करंट? लोड करंट। तो ओसीसी किसके किसके बीच में है? जनरेटेड वोल्टेज वर्सेज फील्ड करंट। आर्मेचर करंट नहीं है, फील्ड करंट है, ध्यान में रखिएगा। आर्मेचर करंट को ही लोड करंट बोलते हैं। इंटरनल किसके किसके बीच में है? ईजी वर्सेज आईएल। लोड करंट और जनरेटेड वोल्टेज। और एक्सटर्नल किसके किसके के बीच बीच में है? टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट। ठीक, वीएस से आप कंफ्यूज मत होइएगा, एंड कर दीजिए इसके बीच में, मतलब ये इसके और इसके बीच में ग्राफ है। अब चूंकि हमारे पास दो जनरेटर हैं, सेपरेटली और सेल्फ, सेपरेटली का क्या मतलब है? सेपरेटली का मतलब यह है कि आपने फील्ड को अलग से सप्लाई दे दी। डीसी सप्लाई आपने अलग से दे दी फील्ड को। ये रेजिस्टेंस है करंट को कंट्रोल करने के लिए। इधर फ्लो हो रही है फील्ड करंट, यहां पर है आर्मेचर, और यहां पर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है दैट इज नोन एज जनरेटेड वोल्टेज ऑफ ईएमएफ, जिसको आप डिनोट करते हैं ईजी से। अब ईजी की वैल्यू होती क्या है? ईजी इक्वल टू होता है फाई पी एन जेड बाई 60A। सब कुछ तो कांस्टेंट है। अच्छा, ये भी आपको बता दें कुछ कंडीशंस हैं।
कंडीशंस क्या हैं कि ये इसको और इसके बीच में तो है ग्राफ, लेकिन कंडीशन क्या है, स्पीड कांस्टेंट है यहां पर, मतलब एक फिक्स स्पीड पर आपने ये कैरेक्टरिस्टिक खींचना है। सिमिलरली यहां पर भी स्पीड कांस्टेंट है। ऐसा इस वजह से बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए वेरिएबल खाली दो ही हैं, फ्लक्स और स्पीड। तो स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है, जब हम मैग्नेटाइजेशन करो पढ़ेंगे तो स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरेटेड वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और फाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई एफ। तो ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ। अब इंटरेस्टिंग बात है, करंट आप बढ़ाते चलिए या फ्लक्स बढ़ाते चलिए तो ईजी बढ़ता चलेगा, लेकिन क्या इनफाइनाइट तक चला जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लक्स किसका प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक मटेरियल का, जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल उसमें यूज किया है। और मैग्नेटिक मटेरियल में एक खास बात होती है क्या, कि वो एक लेवल के बाद सैचुरेट कर जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। तो फ्लक्स एक निर्धारित लेवल के बाद कभी भी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? दूसरी बात, इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल की बात अगर की जाए तो इंटरनल किसके किसके बीच में है? ईजी एंड लोड करंट। लोड करंट मतलब यहां पर अगर आपने लोड लगा दिया तब यहां पर लोड करंट फ्लो होगी। लोड करंट मतलब आर्मेचर करंट। ठीक, मतलब लेमैन की लैंग्वेज में लोड करंट को आर्मेचर करंट की तरह समझेंगे। लोड करंट का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? आर्मेचर करंट ही होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ईजी और आईए में क्या रिलेशन है? रिलेशन क्या है? अगर मैं यहां पर टर्मिनल वोल्टेज VT की वैल्यू रखूं तो ईजी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? IA प्लस VT, ये तो लिखा जाएगा ना। या ये कहिए VT इज इक्वल टू EG माइनस IA। तो अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करूं तो यहां पर तो आ गया क्या? सैचुरेशन वाली बात, क्योंकि एक फिक्स लेवल के बाद ईजी नहीं बढ़ेगा, स्पीड आपकी कांस्टेंट है। यहां पर क्या है, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको आप बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट किया जाता है ईजी से। जब यहां पर कोई लोड नहीं है तो जो आपको वोल्टेज जनरेट होगा वही आपको टर्मिनल पर मिलेगा। ठीक, अब ईजी से ये वाला पार्ट क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। ये थोड़ा सा ड्रॉप है प्रैक्टिकली, ये ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन है। मतलब मशीन का नो वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज कुछ होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में वो नो लोड वोल्टेज मिलेगा नहीं। ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ड्रॉप क्यों आएगा? ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन में मैंने आपको बताया क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और डीमैग्नेटाइजिंग क्या करता है? इस फ्लक्स को कम कर देता है। जब फ्लक्स को कम कर देगा तो ईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है इसको बोलते हैं, इधर है आईए या ये कहिए आईएल। ठीक, इसको बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। इंटरनल। अब इस इंटरनल में से कुछ पार्ट और कम कर दीजिए। कौन सा पार्ट? आईए आर ए। आईए आर ए
तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन आएगी इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो इंटरनल आइडियल केस में क्या होनी चाहिए, ईजी फिक्स है तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से कर्व लिया, वो स्लोप लिया रहती है। ये स्लोप क्या इंडिकेशन करता है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ये आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि स्ट्रेट लाइन आइडियल केस में होती है लेकिन प्रैक्टिकल में स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती, तो क्या बताएंगे, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक। दूसरी बात, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इंटरनल से भी और ज्यादा स्लोप वाली होती है, क्यों, ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। ये IRA क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये RA के क्रॉस। ठीक, बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ये है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ये है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं एक आइडियल ड्रा करूं लाइन जो कि क्या बता रहा है, VT और IA की बारे में रिलेशन, मतलब अगर मैं इस वोल्टेज ड्रॉप को ड्रा करूं तो VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IL। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, जहां पर ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को कट करेगी ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट बताएगी। क्या बताएगी, ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक, कहानी समझ में आ गई। ये एक तरीके से क्या है, मैग्नेटाइजेशन कर्व है ये वाला। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन एक टाइम बाद क्या हो जाता है, सेचुरेट कर जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये तो हुआ एक क्या बात सेपरेटली एक्साइटेड में। सेल्फ एक्साइटेड में क्या है, सेल्फ एक्साइटेड को सेल्फ में क्या था कि जो आर्मेचर के क्रॉस जनरेट हुआ वही फील्ड में सप्लाई दे रहा है। ये है फील्ड, यहां पर है आर्मेचर, ये जो भी आर्मेचर के क्रॉस जनरेट हो रहा वही फील्ड में सप्लाई दे रहा है, हमें अलग से फील्ड में सप्लाई हमने नहीं दी। तो सेल्फ एक्साइटेड को कभी कभार संट डीसी जनरेटर भी बोला जाता है। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को आप क्या समझेंगे, संट डीसी जनरेटर। ठीक, यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, दो चीजें पढ़नी है, संट और सेपरेटली एक्साइटेड दोनों का कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही बनता है जैसे अभी हमने बनाया। यहां पर क्या पढ़ना है, यहां पर हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। कैसे होता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, देखिए आप सिंपल सा सोचिए, जैसे हम इंजन स्टार्ट करते हैं, हैंडल लगाते हैं, पहले पहले उसको हाथ से चलाते हैं। अगर आप हाथ से नहीं चलाएंगे तो किसी मोटर से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप हाथ से चला दिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं मोटर से कनेक्ट करने की, लेकिन हमें उसको घुमाना है, सीधी सी बात यह है। तो अगर आप हाथ से घुमा दिए तब तो आपको सीधा सा कहा जाएगा कि हाँ आपने मैनुअल स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपने मोटर से वो कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया, तो मोटर उसको घुमाएगी, जनरेटर को, मोटर इसको घुमाएगी जनरेटर को। जैसे आप हैंडल मार रहे हैं जनरेटर स्टार्ट करने के लिए, ठीक वैसे ही आपने हाथ से मारने के बजाय मोटर से उसको कनेक्ट कर दिया। बाद में जब वो स्टार्ट हो गया तो आपने मोटर डिस्कनेक्ट कर लिया। तो ये जो हाथ से स्टार्ट करने का प्रोसेस है या मोटर से कनेक्ट करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। क्या बोलते हैं, ये आगे आपके आएगा AC में। तो प्राइम मूवर क्या है, वो एलिमेंट है जो जनरेटर को घुमाता है, जनरेटर के रोटर को या आर्मेचर को। DC में किसको बोलते हैं, रोटर को, आर्मेचर। तो जो आर्मेचर को घुमाए वो प्राइम मूवर। हमारा हाथ प्राइम मूवर है, क्यों, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, हैंडल लगा करके उसको घुमा रहे हैं।
अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, आप केवल ये देखिए ई की वैल्यू क्या है 5PNZ/60A। आपको अगर ईजी जनरेट करना है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तो आपको इन सारे पैरामीटर में से 2 पैरामीटर पर केवल ध्यान दीजिए। इस पर शुरुआत में जनरेटर स्टेशनरी, जब वो घूम नहीं रहा है। अब आपके पास ईजी को जनरेट करने के लिए जैसे ही आपने हैंडल लगाया, आपने उसको स्पीड दी, तो एन तो आपने हाथ से दे दिया या प्राइम मूवर के थ्रू दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लक्स पहले से मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्लक्स जीरो है तो कोई भी आप कितना भी हैंडल मार लीजिए, कभी भी ईजी की वैल्यू एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में नहीं बदलेगी, मतलब कभी भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा वहां पर। तो ये जो फ्लक्स पहले से मौजूद है सिस्टम में, पहले से मौजूद है फील्ड में, पहले से मौजूद है मशीन के अंदर, दिस फ्लक्स इज नोन एज रेसिडुअल फ्लक्स। जब आपको मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा रहे थे, मैंने आपको वहां पर हिस्टेरिसिस लूप पढ़ाया था, एक बार जाकर के उसको रिवाइज कीजिएगा। और मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ फ्लक्स सर्कुलेशन के दौरान बचा रहता है। वो फ्लक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यही है कि अगर ये रेसिडुअल फ्लक्स ना हो तो कभी भी डीसी जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकता। आप स्पीड कितना भी लगा लीजिए, हाथ से चला लीजिए, मोटर से चला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि ये यहां पर रेसिडुअल फ्लक्स ना हो। अब ध्यान से देखिए, मैंने माना लेट रेसिडुअल फ्लक्स इज प्रेजेंट, फाई आर इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है। हमने हैंडल लगा करके स्पीड दे दी उसको, देखते होंगे कई बार, 2-4 बार इकट्ठा बहुत तेजी से घुमाते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये स्पीड कुछ इस तरीके से, मतलब आपको घुमाना कुछ इस तरीके से है कि पहले तो एन जीरो है जब आपने हैंडल तुरंत लगाया, उसके बाद धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट किया तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी, ये पहले से प्रेजेंट है तो ईजी की वैल्यू बढ़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा केवल उस सिस्टम को, इसको यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर फ्लक्स पहले से प्रेजेंट है, जिसको आप रेसिडुअल फ्लक्स कहते हैं, ये प्रेजेंट है। तो फ्लक्स आया कहां से? एमएमएफ से। एमएमएफ कहां से आया? करंट से, मतलब पहले इसमें करंट फ्लो हुई होगी कभी डीसी, जिसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स बचा हुआ है। अब मैं जब इसको घुमा रहा हूं तो यहां पर जो ईजी जनरेट हो रहा है, ईजी जनरेट करके, ये सर्किट क्लोज है तो ईजी जनरेट करके करंट फ्लो कराएगा, कहां पर? फील्ड में। अब फील्ड में करंट कुछ इस प्रकार होगी कि इट सपोर्ट्स, यहां पर इट सपोर्ट्स पाई आर। फील्ड में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होनी चाहिए कि जो रेसिडुअल फ्लक्स पहले से मौजूद है उसको वो क्या करे? सपोर्ट करे। जब सपोर्ट करेगा तो यहां पर देखिए क्यूमुलेटिव एक्शन हुआ, एन बढ़ा करके ईजी बढ़ाया, ईजी ने क्या किया? आईएफ फ्लो कराई, आईएफ इस उसमें ऐड हुआ, मतलब रेसिडुअल फ्लक्स को और स्ट्रेंथन किया, बढ़ाया, फिर ये वापस से ईजी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू एन। ये क्यूमुलेटिव एक्शन होगा। अगर इनमें से कोई भी एक एक्शन रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब क्या हुआ? हमने हैंडल सही डायरेक्शन में घुमाने की बजाय, हमने रोटर को सही डायरेक्शन में घुमाने की बजाय उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया, तो क्या होगा? एन आपने उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया, रिवर्स डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आपने घुमाया तो ईएफ रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा तो आईएफ रिवर्स हो जाएगा, और जब आईएफ रिवर्स हो जाएगा तो ये जो रेसिडुअल फ्लक्स है उसको भी ये क्या कर देगा? खत्म कर देगा, और जब खत्म कर देगा तो वापस से ईएफ क्या हो जाएगा? जीरो। तो जनरेटर स्टार्ट होगा? नहीं होगा।
तो पहली बात, आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा रखना है कि रेसिडुअल फ्लक्स जो पहले से मौजूद है उसको वो सपोर्ट करे। दूसरी बात, आपको स्पीड इतनी रखनी है कि ये क्यूमुलेटिव एक्शन हो जाए, मतलब जब आप हैंडल खींचें तो जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। शुरुआत में आपने उसको रोटर को चलाया, उसके बाद हैंडल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मिनिमम स्पीड है, द मिनिमम स्पीड एट विच जनरेटर मेक्स सेल्फ स्टार्ट, दिस इज नोन एज क्या? क्रिटिकल स्पीड। द मिनिमम फील्ड करंट, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ हिस्टेरिसिस की तरह ही बनेगा। ये है ईजी और ये है स्पीड। शुरुआत में आपका फ्लक्स है कुछ ना कुछ, स्पीड 0 है, इसको आप क्या बोलेंगे? रेसिडुअल फ्लक्स। रेसिडुअल फ्लक्स के कारण ही यहां पर वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन स्पीड क्या है? 0। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाए आपको वोल्टेज बढ़ा 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 बढ़ा, उसके बाद ऐसा एक लिमिट के बाद स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी और आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल सैचुरेट कर जाएगा। समझ गए बात? कुछ ऐसा होता है। और यही है आपका क्या? मैग्नेटाइजेशन कर्व। या इसी को बोलते हैं ओसीसी। ओसीसी में क्या है? ईजी ये है, आईएफ ये है, कुछ ऐसा। ये वैसे आइडियल 0 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन आइडियल 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रेसिडुअल फ्लक्स कुछ ना कुछ मौजूद होता है, तो ये आइडियल यहां से स्टार्ट होगा, ये। ठीक है। और यही है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, क्यूमुलेटिव एक्शन। तो पहला बात आपकी स्पीड। सबसे पहला बात क्या होना चाहिए? पहली बात क्या होनी चाहिए? रेसिडुअल फ्लक्स प्रेजेंट। किसके लिए? सेल्फ स्टार्ट के लिए रेसिडुअल फ्लक्स प्रेजेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, स्पीड, ओ सॉरी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मस्ट सपोर्ट रेसिडुअल फ्लक्स। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसा होना चाहिए कि वो जो ईएमएफ जनरेट करे, वो ईएमएफ से जो एमएमएफ आए, करंट आए, वो करंट इस फ्लक्स को क्या करना चाहिए? उसका एमएमएफ इस फ्लक्स को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरी बात, स्पीड हमेशा क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा हो। चौथी बात, आपने सब कुछ सही किया, लेकिन जैसे ही आपने ईजी जनरेट किया, ईजी से आईएफ आया, अगर आईएफ मैग्नीट्यूड में कम है, उतना सफिशियंट नहीं है। मैग्नीट्यूड में कम कैसे हो जाएगा? जो आपका फील्ड का रेजिस्टेंस है अगर वो ज्यादा है, तो ये करंट उतना मजबूती से उस फ्लक्स को क्या करना पाएगा? सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो करंट एक सेफ लिमिट में रहे, इसके लिए क्या है? फील्ड का रेजिस्टेंस एक सेफ लिमिट में रहे। तो यहां पर क्या है? फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। आरसी क्या है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते किसे हैं? द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग which at which generator fails to self start। वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस
अरे फेल्स टू नहीं, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग एट विच जनरेटर मेक्स सेल्फ स्टार्ट, वो मिनिमम वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जिस पर की फील्ड जिस फील्ड वाइंडिंग का वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जिस पर की डीसी जनरेटर सेल्फ स्टार्ट ले ले, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जैसे रेजिस्टेंस जाएगा उसकी वैल्यू हमेशा वो कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? कैसे निकालते हैं? ये जो इसकी टेंजेंट होती है यहां पर, ये है आपका आरसी की वैल्यू, इसका स्लोप, आरसी की वैल्यू, सॉरी इसका नहीं, है मैग्नेटाइजेशन कर्व का, क्योंकि ई और आई एफ का रेशियो क्या बनाएगा आपका रेजिस्टेंस, तो ये है आरसी की वैल्यू। ठीक, कहानी समझ में आ गई? आरसी की वैल्यू वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जिस पर सेल्फ स्टार्ट ले सकता है, उससे ज्यादा होने पर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और स्पीड भी क्या है, क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, वो मिनिमम रेजिस्टर स्पीड जिस पर जिसको जिससे प्राइम मूवर हटाने पर आप क्या कर दीजिए, जनरेटर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। वही मतलब हैंडल मारने के बाद देखिए 2-4 बार बहुत तेजी से हैंडल मारते हैं, उसके बाद हैंडल खींच लेते हैं। ठीक है, जनरेटर में तो ये क्या होता है, वो क्रिटिकल स्पीड प्राप्त करना है उसको, अदरवाइज आप पहले या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स कर देंगे तब भी जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो ये तो कहानी थी सेल्फ स्टार्ट की। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सपोज इसके बाद भी जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, तो करते ये हैं रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट करते हैं। जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, सपोज आपको नहीं पता है, कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है जिसको अभी अनुभव नहीं, उसने उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया और देखा कि जनरेटर सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रहा, तो क्या करेंगे, जो रेसिडुअल फ्लक्स था उसको भी वो खत्म कर दिया। तो क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को बैटरी से जोड़िए, बैटरी से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, या ये करिए कि जोड़ करके और इसको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। जैसे ही शॉर्ट करेंगे यहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी। इस चीज को बोलते हैं फ्लैशिंग ऑफ फील्ड। क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग ऑफ फील्ड। फ्लैशिंग ऑफ फील्ड का क्या मतलब है, फ्लैश ओवर हमने कल पढ़ा था कम्यूटेशन में, आर्मेच वो जो रिएक्टेंस वोल्टेज होता है वो ब्रश टू ब्रश क्या कर देता है, फ्लैश ओवर कर देता है, एयर गैप की एयर को क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। फ्लैश ओवर खतरनाक है, लेकिन फ्लैशिंग ऑफ फील्ड जानबूझकर किया जा रहा है। क्या करता है फ्लैशिंग ऑफ फील्ड, इस फील्ड वाइंडिंग में रेसिडुअल फ्लक्स या फील्ड पोल में रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट कर देता है, जो कि हमारे सेल्फ स्टार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ओसीसी अगर आपसे पूछा जाए तो ओसीसी जनरेटर का कैसे ड्रा किया जाता है, ऐसे। इंटरनल वाला कैसे ड्रा किया जाता है, यह है कांस्टेंट कुछ इस प्रकार, इसके बीच में गैप कितना होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। इससे भी आईआरए ड्रॉप कर देंगे, घटा देंगे, तो ये क्या बन जाता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ये है इंटरनल। इसी मैग्नेटाइजेशन कर्व से कॉन्सेप्ट आता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस का, वो हमने आपको बता दिया। ठीक, कंपाउंड जनरेटर का देख लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज, लोड करंट या आर्मेचर करंट, ये एक फिक्स वोल्टेज, ऊपर एक कर्व ड्रा कीजिएगा, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, इसको बोलते हैं ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का कर्व। इसको बोलते हैं फ्लैट कंपाउंड,
इसको बोलते हैं अंडर कंपाउंड, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि डिफरेंशियल पर जैसे ही लोड करंट बढ़ती है वोल्टेज बहुत तेजी से ड्रॉप होता है। जो भी वोल्टेज शुरू में था या नो लोड पर था उससे बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। ठीक, अंडर, फ्लैट, ओवर कंपाउंड, इन सब का सिर्फ रोल क्या है? आपने कंपाउंड मोटर या जनरेटर पढ़ा है कि वहां पर दो वाइंडिंग होती हैं, एक सीरीज और दूसरी शंट। लॉन्ग शर्ट ये और शॉर्ट शंट ये भी भूल जाते हैं, बस ये जानते हैं कि एक शंट होती है एक सीरीज होती है। तो जब सीरीज वाला, ओवर कंपाउंड का क्या मतलब है कि सीरीज वाले डोमिनेट कर रहे हैं तो ओवर कंपाउंड बन जाएगा। फ्लैट मतलब दोनों के एम्पियर टर्न लगभग बराबर है, एम्पियर टर्न मतलब एमएमएफ। और अंडर कंपाउंड का मतलब कि शंट का ज्यादा हो गया और सीरीज का कम हो गया। डिफरेंशियल का मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। इन तीनों में, ये तीनों क्यूमुलेटिव के प्रकार हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड के। ये तीनों क्यूमुलेटिव कंपाउंड के प्रकार हैं। क्यूमुलेटिव में क्या है कि फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। लेकिन डिफरेंशियल में क्या है? दोनों एक दूसरे के डिफरेंस में है, सीरीज और शंट। ठीक, तो कहानी समझ में आ गई। वोल्टेज बिल्टअप प्रोसेस, फ्लैशिंग क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया। ये पूछा जाता है, क्रिटिकल स्पीड पूछी जाती है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस पूछा जाता है। ये सेल्फ स्टार्ट के लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला, रेसिडुअल फ्लक्स प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो सही होना चाहिए। तीसरा, स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। चौथा, फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। अगर इसके बाद भी जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा तब हम फ्लैशिंग करेंगे। फ्लैशिंग का मतलब है डीसी बैटरी से उसको फील्ड को जोड़ करके और उसको शॉर्ट कर दीजिए ताकि मैक्सिमम करंट तुरंत फ्लो हो जाए जैसे ही शॉर्ट करेंगे। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पोल परमानेंटली चार्ज हो जाएंगे और उसमें रेसिडुअल फ्लक्स जनरेट हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और कल हम आप लोग को डीसी मोटर पढ़ाएंगे और उसके शायद न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, फिर उसमें करेक्टरिस्टिक, उसका शायद 2-3 दिन लेक्चर चले। और आपसे गुजारिश है कि गेट और ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए साल। कुछ दिक्कत हो तो बताइए। अभी वो जरा पीपीटी वो तैयार हो रही है क्वेश्चन की, तब आपको पर स्लाइड में एक क्वेश्चन करके बताएंगे, वो कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। धन्यवाद।